Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes once again. Today we will read this chapter Food and Health. So let's start the chapter. As already known to you, food is the fuel for our body. जैसा कि आप जानते हैं फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है. We need food to live. हमें फूड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. फूड सप्लाइज द एनर्जी फॉर एवरी एक्शन वी परफॉर्म. फूड हमारे हर एक काम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स सब्सटेंसेस दैट द बॉडी नीड्स टू बिल्ड एंड रिपेयर इट्स टिश्यूज एंड टू रेगुलेट इट्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. फूड हमें ऐसे सब्सटेंसेस भी प्रोवाइड कराता है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में हमारे टिश्यूज़ को हेल्प करता है और बाकी सारे ऑर्गन्स और उनके सिस्टम्स को सही से चलाने में भी हेल्प करता है. What we eat directly affects our health. हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है यानी प्रभाव डालता है. A proper diet helps prevent certain illness and aids in recovery from others. अगर हम एक प्रॉपर डाइट लेंगे तो वो हमें बीमारियों से बचाएगा और हमारी बॉडी में जो कुछ भी डैमेज होगा उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा. एंड इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट. इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त यानी जो पूरा ना हो. ठीक है. एन इम्प्रॉपर और एडिक्वेट डाइट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेज. यानी ऐसा खाना जो अपर्याप्त हो न्यूट्रिशन में वो हमें बीमार बनाने के चांसेस बढ़ा देता है. नॉर्मली आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, एग्स, फिश एंड मीट. नॉर्मली हमारे खाने में मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, एग्स, फिश और मीट इंक्लूड होता है यानी शामिल होता है. ऑल्सो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं. बट वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल द फूड आइटम्स. लेकिन एक चीज़ उन सभी फूड आइटम्स में कॉमन होती है. दे ऑल कंटेन एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट लिविंग बीइंग्स यूज टू लिव एंड ग्रो. उन सभी फूड आइटम्स में एक एसेंशियल सब्सटेंस यानी एक ज़रूरी चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो लिविंग बीइंग्स को लिव यानी जिंदा रहने में और ग्रो यानी बढ़ने में मदद करता है. हेल्थ इज द जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यूजुअली मीनिंग टू बी फ्री फ्रॉम इलनेस, इंजरी और पेन. हेल्थ का मतलब किसी पर्सन के माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की नॉर्मल कंडीशन से है, जिसका मतलब उस पर्सन को कोई इलनेस, इंजरी और पेन नहीं होना चाहिए. The World Health Organization (WHO) defined health in its broader sense as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई कंट्रीज़ को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो उन कंट्रीज़ में हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करती है. तो उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है कि एक पर्सन का फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट होना भी ज़रूरी है, ना कि केवल बीमारी का एब्सेंट होना. टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स. हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट एंड स्लीप, राइट पॉस्चर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़. बैलेंस डाइट यानी प्रॉपर मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें इनफ रेस्ट और स्लीप करना चाहिए और राइट पॉस्चर यानी सीधा बैठना और खड़े होना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए. It is important that our diet should be both good in quality as well as adequate in quantity. मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो डाइट है, खाना है, वो गुड क्वालिटी का हो और एडिक्वेट इन क्वांटिटी यानी पर्याप्त मात्रा में हो. इफ़ डाइट इज़ डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, अगर हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी की कमी होगी, डेफिशिएंट यानी कमी, it can adversely affect our weight gain and body growth.
मतलब अगर हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो ये हमारे बॉडी वेट और ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। The diet should supply us with proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and other nutrients in adequate quantities। हमारे डाइट यानी खाने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और वो भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। We would receive a proper balanced diet if we eat a meal consisting of food items like chapatis, bread, rice, breakfast, cereals, maize, potatoes, dals, beans, milk, cheese, etc. हमें ये सारी चीज़ें अपने डाइट में मिलेंगी अगर हम अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करें, यानी शामिल करें। किन किन चीज़ों को? चपाती, ब्रेड, राइस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे ओट्स, मेज़, पोटैटोज़, दाल, बीन्स, मिल्क, चीज़। नॉन वेजिटेरियंस कैन टेक पोल्ट्री एंड मीट ऑल्सो। पोल्ट्री का मतलब चिकन और एग से है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अपनी डाइट में एग, चिकन और मीट भी इंक्लूड करना चाहिए। It is important to mix various kinds of foods so that our requirements of nutrients would be met। इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में सभी चीज़ों को लें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सभी चीज़ों को लेने पर ही हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट हमारी न्यूट्रिएंट्स की पूरी हो सकेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एंश्योर दैट वी ईट फूड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें, यानी ये तय करें कि हमारी जो डाइट है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हैं। We will know about nutrients. All variety of food contains 5 main components। हम जितने भी तरीके के फूड आइटम्स खाते हैं उनमें मेनली 5 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। These are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। These components of food are collectively known as nutrients। इन कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाकर जब बोलना होता है तो हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इन्हें। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स ऑफ आवर एवरीडे फूड। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में या हमारे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। राइस, ब्रेड, व्हीट, फ्रूट, शुगर, हनी, पोटैटो एंड कॉर्न, ये सब फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। प्रोटीन्स, आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए यानी बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स हेल्प इन मसल बिल्डिंग एंड इन रिपेयरिंग ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़। प्रोटीन्स हमारी न्यू मसल्स बनने में और टूटी फूटी मसल्स को रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। वॉर्न आउट मतलब जिनमें चोट लगी हो या कुछ डैमेज हुआ हो। चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस एंड सोयाबीन आर सम फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स। इन सभी फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वह हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और बॉडी में बाद में जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। घी, वेजिटेबल ऑयल, मीट, मिल्क, बटर, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ डाइट्स। ये सभी फैट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन्स हमें डिजीज से बचाने का काम करते हैं। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू दैट ऑफ फैट्स।
विटामिन की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में होती है एज़ कम्पेयर टू फैट्स, यानी फैट्स के कंपैरिजन में। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, मटन, चिकन आर सम रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश, मटन, ये सभी विटामिन के रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी। मिनरल्स हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारे हार्ट बीट को, यानी दिल की धड़कनों को मेंटेन करता है। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट, रफेज। फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स इज कॉल्ड रफेज। हमारे फूड में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसे हम रफेज कहते हैं। ग्रीन लीव्स, कैबेज एंड मेज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्ती वाली सब्जियां, कैबेज यानी पत्ता गोभी, मेज, ये सब रफेज के मेन सोर्सेज हैं। इनफ क्वांटिटी ऑफ रफेज इज आवर फूड आइटम makes us easy to get rid of waste food from our body in the form of feces. रफेज की मात्रा अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त हो तो ये हमारे इंटेस्टाइन को, यानी स्टमक को ठीक रखता है और हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वाटर। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इन लिक्विड फॉर्म। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चलते हैं ज़्यादातर में पानी इम्पॉर्टेंट होता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वाटर डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। कंसिडरिंग आवर एपेटाइट, इट इज़ एडवाइजेबल दैट आवर फूड शुड बी रिच इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड दैट वी शुड ईट मोर ऑफन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। हमारे एपेटाइट यानी भूख को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले फूड्स को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और एक साथ ज़्यादा ना खाकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द बेसिक 5 गुड फूड ग्रुप्स। एक डाइटिशियन के मुताबिक या न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे बैलेंस डाइट में 5 फूड ग्रुप में से फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इसको बोलते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में पहला लेवल कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे फूड डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे ब्रेड, चपाती, राइस और अदर सीरियल्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। फिर सेकेंड लेवल पे है प्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स, पल्सेस। फिर थर्ड है विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कम विटामिन और मिनरल्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। फिर मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर उनसे भी कम क्वांटिटी में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में सारे फूड ग्रुप से चीज़ें पाई जाती हैं। फिर लास्ट है फैट्स, एग्जाम्पल बटर, घी, शुगर एक्सेट्रा, यानी हमारे डाइट में सबसे कम क्वांटिटी में हमें फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए। डिजीज़। A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly, यानी जब हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ यूजुअली बिकम्स सिक एंड वीक। जिस पर्सन को कोई डिजीज़ होती है वो बीमार हो जाता है और कमज़ोर महसूस करता है। वीक यानी कमज़ोर महसूस करता है। डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू मैनी रीजन्स। हमें बीमारियां बहुत सारे रीज़न से होती हैं। Deficiency or lack of different kinds of nutrients in our diet causes number of disease। अगर हमारी डाइट में यानी खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, डेफिशिएंसी और लैक मतलब कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। These disease are called deficiency disease। इन बीमारियों को हम deficiency disease कहेंगे।
These diseases are also called non-communicable diseases. इन बीमारियों को हम non-communicable diseases भी कहते हैं, यानी because they are not passed from one person to another, यानी ये बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती, इसीलिए हम इन्हें non-communicable disease कहते हैं. Diseases that are spread by microbes or pathogens are called infectious diseases. ऐसी डिजीजेस जो माइक्रोब्स और पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इनके द्वारा फैलती है उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं. These diseases are also called communicable diseases because they can be passed from one person to another. इन डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस. First one is malnutrition. You must have seen some children who have a large bulging belly. आपने ऐसे कुछ बच्चों को देखा होगा जिनका बहुत बड़ा लटकता हुआ बेली यानी पेट होता है. Their face too looks pale and weak. उनका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ होता है और वो कमज़ोर दिखते हैं. Such children are not properly nourished. उन बच्चों को प्रॉपरली नरिशमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. Because their diet is neither sufficient nor balanced. क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है जिससे ना उन्हें न्यूट्रिशंस मिलते हैं ना उनका पेट भरता है. This has adverse effect on their growth. इसका उनकी ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है. Such children cannot fight diseases. ऐसे बच्चे बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं. Such a condition is called malnutrition. इस कंडीशन को हम malnutrition बोलते हैं. It is therefore necessary that our daily diet should be balanced. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी रोज़ खाते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों और वो डाइट बैलेंस हो. If any of the nutrients are lacking in our diet, our general health goes down and we become weak, tired and irritated. अगर हमारे डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो, लैक यानी कमी हो, तो हमारी जनरल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है और हम कमज़ोर हो जाते हैं, थके हुए रहते हैं और हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं. We get certain symptoms and get some specific diseases as a result of deficiency of some nutrients in our regular meals. अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी बहुत लंबे वक्त तक हो तो हमें उसके सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखने लगते हैं या हमें कोई डिजीज़ हो जाती है. Let us study the efforts of deficiency of different nutrients for a long time in our diet. आइए जानते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें हो सकती हैं. Deficiency of proteins यानी प्रोटीन की कमी से. Proteins deficiency is more common in children between 6 months and 3 years of age. 6 मंथ से 3 साल तक के बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉमन है. ठीक है, यानी इन बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलता है एडिक्वेट अमाउंट में. दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड क्वाशियोरकर. इस डिज़ीज़ को हम क्वाशियोरकर बोलते हैं. द मेन सिम्टम्स आर. इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या है यानी कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं. स्टंटेड ग्रोथ यानी रुकी हुई ग्रोथ, नाटी ग्रोथ. स्वेलिंग ऑफ फेस चेहरे का फूल जाना. बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स आँखों का बाहर की तरफ लटक आना. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर बालों का सफ़ेद हो जाना. मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली बीमार होना. लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना. लिम्स बिकमिंग थिन हाथ और पैरों का पतला हो जाना. प्रोट्रूडिंग चेस्ट यानी आगे लटका हुआ चेस्ट. बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स पैर की हड्डियों का मुड़ जाना. और स्किन डिजीजेस यानी स्किन में होने वाली बीमारियां हो जाती हैं. और फ्रिक्वेंटली डायरिया हो जाता है. ओबेसिटी मीन्स हैविंग टू मच बॉडी फैट. इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाए. दिस मीन्स दैट अ पर्सनस वेट इज़ ग्रेटर दैन व्हाट्स कंसिडर हेल्दी फॉर हिज और हर हाइट. इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग उसका जितना वेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसका वेट हो जाता है और वो फैट हो जाता है. यहाँ आप देख सकते हो ये बच्चा कितना फैट है. ऐसे बच्चों को हम ओबेसिटी से पीड़ित बच्चे कहते हैं.
सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी आर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स यानी सांस लेने में दिक्कत, कैंसर, हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारी, डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, गॉल ब्लैडर और लीवर डिजीज़, लिवर से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और स्ट्रोक होने का खतरा होता है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ in which the body's ability to produce hormone insulin is impaired, resulting in increased level of glucose in the blood। हमारे ब्लड में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन पाया जाता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बराबर रखता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ नहीं होती है। लेकिन जब ये हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करता है तब हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज़ के साथ हमें हाई प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं? यूरिनेटिंग मोर ऑफन यानी बार बार वॉशरूम जाना, फीलिंग वेरी थ्रस्टी हमेशा प्यास लगना, फीलिंग वेरी टायर्ड यानी हमेशा थके हुए रहना, ईचिंग यानी खुजली, कट्स और वुंड्स हील स्लोली यानी कहीं भी कट लग जाए या चोट लग जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, ब्लड विजन यानी विजन का भी कमज़ोर होना। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ डेंजरस बिकॉज आपने सुना होगा अपने घर में किसी को कि हाई बीपी है, वही हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड की जो गति होती है वेन्स में वो अबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट के फेल होने का, किडनी डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर सीवियर हेडेक। कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के? सीवियर हेडेक यानी हमेशा सर में दर्द होना, तेज़ दर्द होना, फैटिक और कन्फ्यूजन यानी हमेशा थकान होना या कन्फ्यूजन की स्टेट में रहना, विजन प्रॉब्लम्स यानी दिखाई देने में दिक्कत, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत, इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी हार्ट बीट का इर्रेगुलर मूवमेंट, ब्लड इन यूरिन यानी यूरिन में ब्लड आना, पाउंडिंग इन चेस्ट, नेक और ईयर्स हमेशा नेक में, ईयर्स में और चेस्ट में एक टिक 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 का साउंड होना, यानी मतलब यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी गई हैं जो विटामिन की कमी से हो जाती हैं। फर्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ विज़न यानी आँखों की रोशनी चले जाना। इसका सिम्टम क्या क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डिम लाइट एट नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन यानी पूरी तरीके से आँखों की रोशनी चले जाना। और इसको कौन कौन से फूड खाकर हम ठीक कर सकते हैं? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन ए। हमें विटामिन ए रिच फूड खाने चाहिए जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपायाज, येलो पम्पकिन एंड मिल्क इन द डाइट। नेक्स्ट विटामिन B1, इससे बेरी नाम का बीमारी हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल्स यानी कमज़ोर मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्स। और इसको ठीक करने के लिए हमें किन फूड की ज़रूरत होती है? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन B यानी विटामिन B रिच फूड्स हमें खाने चाहिए सच एज स्प्राउटेड पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ग्राम, मिल्क एंड एग्स इन द डाइट। नेक्स्ट इज विटामिन C, इससे होने वाली डिजीज़ है स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हम बोलते हैं मसूड़ों को, तो उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, लो रेस्टिंग पावर, रेजिस्टिंग पावर, वीकनेस, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील यानी कमज़ोरी होती है और चोट लगने पर वो ठीक होने में टाइम लेते हैं। इसमें इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन C यानी हमें विटामिन C रिच फूड खाने चाहिए सच एज लाइम, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, टोमेटोज एंड स्प्राउट्स इन द डाइट। नेक्स्ट इज विटामिन D। विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बाउड लेग्स और नॉक, नीज, बेंडिंग ऑफ रिब्स, बल्जिंग ऑफ बैकबोन डिस्क। इसको ठीक करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए? इंक्लूड एक्सपोजर टू सनलाइट एंड मिल्क, फिश, एग इन द डाइट।
नेक्स्ट विटामिन के, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमरेज यानी बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होती है। नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑन इंजरी, चोट लगने पर खून बहता चला जाता है, ब्लड जल्दी रुकता नहीं है। इंक्लूड येलो ऑफ एग योक्स, स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन द डाइट। फिर नेक्स्ट है विटामिन B2, प्रॉब्लम्स इन आई, नोज एंड टंग। इसको सिम्टम्स क्या हैं? इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इंक्लूड मिल्क, पीस, बीन्स एंड एग्स इन द डाइट। फिर है विटामिन B6, एनीमिया, डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम, ब्लडलेसनेस, लुकिंग पेल यानी खून की कमी हो जाती है शरीर में और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इंक्लूड थ्रैश्ड राइस एंड ईस्ट इन द डाइट। फिर नेक्स्ट है विटामिन B12, इससे भी एनीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में। इंक्लूड स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम, मटन, एग्स, मिल्क इन द डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यानी मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? फर्स्ट है आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द नेक यानी नेक में जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है वो फूल जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड यानी आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी आयोडीन जिसमें हो वैसा सॉल्ट खाना चाहिए और सी फूड्स खाना चाहिए यानी समुद्र में मिलने वाले जीवों को खाना चाहिए। आयरन क्या है? आयरन से हो जाता है एनीमिया। वीकनेस, गेट्स टायर्ड easily, loses weight and looks pale, loses appetite and becomes very irritable यानी वीकनेस हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, वेट कम हो जाता है, पीले दिखाई देने लगते हैं और भूख भी कम लगती है और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। फिर इसका क्या सोल्यूशन है? ईटिंग फूड स्टफ्स रिच इन आयरन, B12, विटामिन B12 सच एज मीट, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, साग, मिल्क, एग। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। डिफॉर्मेटाइज इन बोन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर मतलब बोन्स मजबूत नहीं होती हैं और उनका स्ट्रक्चर सही नहीं बनता है। बोन्स रिमेन सॉफ्ट, द चाइल्ड हैज़ बाउ लेग्स, बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं और बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है और इरेगुलर हार्ट बीट होती है। इसमें क्या फूड खाना चाहिए हमें? टेकिंग कैल्शियम रिच डाइट सच एज मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, लिवर, एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो। फिर नेक्स्ट है फॉस्फोरस, बोन्स एंड टूथ डिके, डिफेक्टिव बोन्स एज वेल एज टीथ, वीकनेस इन द बॉडी, ईटिंग फूड, ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, मीट। Point is communicable diseases. Communicable diseases are caused by microorganisms. Microorganisms are living things which are so small that they cannot be seen by the naked eye. Communicable disease वो disease होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। Micro organisms are present everywhere and like all living things they need food and water to live. Micro organisms हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं और उन्हें भी जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। Micro organisms which cause disease are called germs और pathogens. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम जर्म्स और पैथोजन कहते हैं। द कॉमन पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। कौन कौन से पैथोजन है जो पैथोजेंस हैं जिनसे बीमारी फैलती है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग एंड एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू नोज, माउथ, फूड एंड वाटर आर एंड ऑल्सो थ्रू कट्स इन द स्किन। ये जर्म्स कैसे फैलते हैं? जब कोई बीमार आदमी कफिंग यानी खांसता है, स्नीजिंग यानी छींकता है, स्पिटिंग यानी थूकता है या और किसी तरीके से उनकी बॉडी में एंटर कर जाए, जैसे नोज से, माउथ से या फूड से या वाटर के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये एंटर कर जाए तो वो इंसान को भी ये बीमार कर देंगे। अगर स्किन में कोई कट लगा हो तो वहाँ से भी ये ब्लड में एंटर कर सकते हैं और बीमार कर सकते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़,
Bacterial diseases. Some common bacterial diseases are diphtheria, typhoid, cholera, diarrhea, leprosy, tetanus, pneumonia and meningitis. बैक्टीरिया से फैलने वाली कुछ डिजीज के नाम क्या क्या है? डिप्थीरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, लेप्रोसी, टिटनेस, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस. प्रोटोजोन डिजीज यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं? अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया एंड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. नेक्स्ट इज वायरल डिजीजेज यानी वायरस से फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं? कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, येलो फीवर एंड एड्स. फिर नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी फैलने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं? देयर आर मैनी वेज इन विच पैथोजेंस और जर्म्स और कम्युनिकेबल डिजीज़ेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पैथोजेंस, जर्म्स या कम्युनिकेबल डिजीज़ेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू एयर यानी हवा के थ्रू. When an individual suffering from an infectious disease sneezes or coughs, जब of the disease spread in the air. जैसे जब कोई इंडिविजुअल आदमी जो बीमार है वो अगर हवा में छींकता है या खांसता है तो उसके थ्रू वो जर्म्स हवा में चले जाते हैं और किसी हेल्दी पर्सन में अगर वो एंटर कर जाए तो उन्हें बीमार कर देते हैं. दीज जर्म्स कैन इन्फेक्ट अदर इंडिविजुअल्स हु ब्रीथ इन द एयर. हाँ, तो सांस लेने वाले दूसरे इंडिविजुअल्स को भी वो बीमार कर देंगे. चिल्ड्रन कैन गेट इन्फेक्टेड मोर इजिली. बच्चे जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं बीमारियों से. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ, वूपिंग कफ, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस और टीबी. नेक्स्ट है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड यानी ऐसे वाटर और फूड को खाने से या पीने से जो जिनमें जर्म्स हों. Germs of intestinal diseases are present in large number in the feces of people suffering from them. वाटर और फूड से फैलने वाली बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं वो इंसानों के फीसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. If their feces enter the source of water becomes contaminated. अगर उनका फीसेस सोर्स ऑफ वाटर में मिल जाए तो वो वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है यानी उसमें भी जर्म्स आ जाते हैं. जर्म्स ऑफ डिजीजेज ईजिली एंटर अनकवर्ड फूड. जर्म्स जो होते हैं वो आसानी से अनकवर्ड फूड यानी बिना ढके हुए खाने में एंटर कर सकते हैं. अनकवर्ड फूड आइटम्स आर कॉमनली सोल्ड बाय वेंडर्स बाय द रोड साइड. ये अनकवर्ड फूड आइटम्स कॉमनली रोड साइड पर जो खाना बिकता है उधर पाया जाता है. अ लॉट ऑफ डस्ट एंटर्स दीज फूड आइटम्स. बहुत सारी धूल मिट्टी इन फूड आइटम्स पर जमती रहती है और जर्म्स भी उनमें जम सकते हैं. देयर इज़ अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज ऑल अराउंड देम. उनके चारों ओर फ्लाइज उड़ती रहती हैं यानी मक्खियाँ उड़ती रहती हैं. फ्लाइज एंड डस्ट आर बिग कैरियर्स ऑफ जर्म्स ऑफ डिजीज़. फ्लाइज और डस्ट बहुत बड़े कैरियर हैं जर्म्स के. फ्लाइज सिट ऑन फूड एंड लीव लीज ऑन देम यानी फ्लाइज उड़कर जब फूड पर बैठती हैं तो वो उस पर जर्म्स भी छोड़ती हैं. सिमिलरली डस्ट के साथ भी होता है. डस्ट में भी डिजीज़ के जर्म्स होते हैं. समटाइम्स फूड इज़ हैंडल्ड बाय पीपल हुज हैंड्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन. कुछ बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग फूड को सर्व करते हैं जिनके हाथ साफ नहीं होते हैं तो उससे भी जर्म्स फैलते हैं. दस जर्म्स ऑफ डिजीज़ प्रेजेंट ऑन देयर हैंड्स and under their fingernails and enter the food items and cause disease. इस तरीके से उनके हाथ में या नेल्स में जो जर्म्स होते हैं वो फूड आइटम्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. When a healthy person drinks contaminated water or eats contaminated food, the person falls ill. जब एक हेल्थी पर्सन कंटामिनेटेड वाटर यानी जर्म्स जिसमें मिले हों वो वाटर या फूड खाता है तो वो बीमार हो जाता है. Some common examples of diseases spread by contaminated water and food are typhoid, cholera, polio, diarrhea, jaundice and dysentery. पानी और फूड से फैलने वाली ये कुछ बीमारियां हैं. डायरिया इज़ अ कॉमन डिजीज दैट स्प्रेड्स लाइक एन एपिडेमिक ड्यूरिंग द मानसून थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो मानसून के टाइम में यानी बरसात के मौसम में एपिडेमिक यानी महामारी की तरह फैलती है यानी बहुतों को बीमार करती है. थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट यानी जिस पर्सन को बीमारी हो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर.
सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। अगर हम पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके साथ एक थाली में खाते हैं, तो उससे भी बीमारी फैलती है। दीज आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज। इनको डिजीज को हम कंटेजियस डिजीज कहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स टचिंग एंड द पेशेंट और यूजिंग हिज क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर आर्टिकल्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है पेशेंट को छूना, उसके कपड़े यूज करना या यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का यूज करना या उसके दूसरे सामान को छूना। कॉमन डिजीजेज इन दिस कैटेगरी आर कॉमन कोल्ड। इस कैटेगरी की कुछ कॉमन बीमारियां हैं कॉमन कोल्ड, वुफिंग कफ, स्कारलेट फीवर, स्केबीज, रिंगवर्म, मीजल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के द्वारा फैलने वाली बीमारी। यू नो दैट मलेरिया इज कॉज ड्यू टू मॉस्किटो बाइट्स। आपको पता है कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया पैथोजेंस एंटर द मॉस्किटोज बॉडी थ्रू द ब्लड इट सक्स इन। जब मच्छर किसी मलेरिया के पेशेंट को काटता है और उनका खून पीता है तो वो ब्लड के थ्रू मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब मच्छर दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उससे वो पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाता है उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में, और उस हेल्दी पर्सन को भी फिर मलेरिया हो जाता है। लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़। मॉस्किटो की तरह ही फ्लीज, बग्स और सैंड फ्लाइज भी बीमारी फैलाते हैं। सम कॉमन डिजीज़ थ्रू इंसेक्ट बाइट्स आर। कुछ कॉमन डिजीज़ जो इंसेक्ट्स के काटने से होती हैं, प्लेग, मलेरिया, डेंगू एंड काला आजार। नेक्स्ट इज थ्रू कट्स एंड वुंड्स यानी कोई कट लग जाए या चोट लग जाए तो उससे भी बीमारी फैल सकती है। कट्स एंड वुंड्स इन आवर बॉडी नीड्स टू बी प्रॉपरली अटेंड टू बाय अप्लाइंग एंटीसेप्टिक लोशंस एंड सॉल्यूशंस। हमारे शरीर पर जो भी कट और चोट लगती है उसे हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए या कवर करना चाहिए। अगर उसे हम कवर नहीं करेंगे तो उसमें से जर्म्स एंटर हो सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। अनलेस प्रॉपर केयर इज टेकन, जर्म्स कॉजिंग टिटेनस एंड एंथ्रैक्स एंटर आवर बॉडी एंड कॉज दीज डेडली डिजीजेज। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो टिटनस और एंथ्रैक्स जैसी बीमारी हमें हो सकती है जो कि जानलेवा है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। प्रिवेंशन होता है यानी सावधानी। तो इन्फेक्शियस डिजीज से हम क्या सावधानी रखें कि वो हमें ना हो। यू हैव लर्न दैट इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट एंड थ्रू कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन। आपने अभी तक पढ़ा कि इन्फेक्शियस डिजीज या तो हवा से, वाटर से, फूड से, इंसेक्ट से फैलते हैं या बीमार आदमी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं। नाउ यू विल लर्न हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम स्प्रेड ऑफ डिजीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं यानी बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर यानी सावधानी रखना इलाज से बेटर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ अ मीनिंगफुल सेइंग। ये एक कहावत है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। मैनी ड्रेडफुल डिजीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ आवर अनक्लीन सराउंडिंग्स एंड अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस। बहुत सारी बीमारियां हमें फैलती हैं हमारे अनक्लीन यानी गंदगी के कारण और अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस यानी साफ सफाई ना रखने की वजह से, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है। सो वी मस्ट क्रिएट अ सेंस ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो हमें बच्चों और बड़ों में सेंस ऑफ हाइजीन यानी सफाई का ज्ञान होना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बच सकें। लेट अस सी सम मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। आइए कुछ मेथड्स जानते हैं जो हमें बीमारी से बचाएंगे। डू नॉट अलाउ एनी वाटर टू मिक्स विद द कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर। अपने पानी को किसी भी कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर से मिलने से बचाना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और एनिमल्स इन द कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर। कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर का मतलब है जहाँ से आपके घरों में पानी आता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। तो हमें उन कम्युनिटी सोर्सेज ऑफ वाटर के पास ना तो कपड़े धोने चाहिए, ना बर्तन धुलने चाहिए, ना ही उन्हें जानवरों को नहलाना चाहिए, ना खुद उनमें नहाना चाहिए, क्योंकि उससे पानी गंदा होता है और उसमें जर्म्स आ जाते हैं और फिर वही हमारे घरों में भी आता है और उससे जर्म्स फैलने का खतरा बढ़ जाता है। डू नॉट डिफिकेट इन द विसिनिटी ऑफ द कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर यानी हमें अपने घरों की गंदगी
नदियों में नहीं बहानी चाहिए। इफ़ यू आर बाइंग फूड स्टफ फ्रॉम द मार्केट यू मस्ट इंश्योर दैट दे हैव बीन कवर्ड। अगर आप मार्केट से कोई खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो चीज़ें कवर थी या नहीं। अवॉइडिंग बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग्स, हमें गंदगी वाली जगह से कोई भी चीज़ खरीदनी या वहाँ पर खानी नहीं चाहिए। डू नॉट स्पिट एनीवेयर, हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्पिट इन अ स्पिटॉन, हमेशा जो थूकने की जगह बनी होगी, थूकदान होगा, हमें केवल वहीं पर थूकना चाहिए। कीप पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स अवे फ्रॉम अदर्स, ऐसे पर्सन्स जिन्हें डिप्थीरिया, मीजल्स या चिकन पॉक्स हो यानी फैलने वाली बीमारी हो, उन्हें दूसरों से दूर रखना चाहिए। देयर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली विद डिसइंफेक्टेंट्स, उनके कपड़ों और बर्तनों को अलग डिसइंफेक्टेंट से धुलना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट नियर योर हाउस, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर, रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज DDT इन योर हाउस एंड सराउंडिंग्स, अपने घर के आसपास कीड़े भगाने या कीड़े मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स छिड़कने चाहिए जैसे DDT। कवर योर माउथ विथ अ हैंकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह को हैंकरचीफ यानी रुमाल से ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए। वैक्सीनेशन, चिल्ड्रन आर हाईली ससेप्टेबल टू कैचिंग इन्फेक्शियस एंड डिजीज़, जो बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शंस और डिजीज़ से, स्पेशली इन देयर अर्ली ईयर्स, यानी जब वो बहुत छोटे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम विच इज़ द बॉडीज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड येट। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है, इसीलिए वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। द रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय बैटलिंग अगेंस्ट पैथोजेंस, हमारे इम्यून सिस्टम का यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसका ये काम है कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर जाए तो वह उसको मार दे और बीमारी को फैलने ना दे। हाउएवर सम पैथोजेंस कैन ओवरवेलम द इम्यून सिस्टम, लेकिन किसी तरह से कुछ पैथोजेंस इस इम्यून सिस्टम से नहीं मरते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। एंड व्हेन इट हैपन्स द चाइल्ड फॉल सिक, और जब ऐसा होता है तो वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। इट इज़ यूजुअली द पैथोजेंस दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडी दैट लीड टू प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बट हमारी बॉडी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, इसीलिए वो इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस को किल नहीं कर पाता है और आगे चलकर वो पैथोजेंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यानी बीमार करते हैं हमें। व्हेन चिल्ड्रन गेट देयर वैक्सीन शॉट्स इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज विच ऑर्गेनिज्म इज़ हार्मफुल एंड हाउ टू एलिमिनेट इट। जब चिल्ड्रंस को वैक्सीन लगाई जाती है, आपको याद है बचपन में डॉक्टर ने आपको वैक्सीन्स लगाई होंगी, ठीक है, तो जब चिल्ड्रंस को वैक्सीन लगाई जाती है तो वो उनकी इम्यून सिस्टम को इस चीज़ में मदद करता है कि वो पहचाने कि उन्हें कौन सी बीमारियों से लड़ना है और बचाना है। दिस वे द बॉडी इज़ प्रिपेयर टू फाइट पैथोजेंस व्हेन दे अटैक। इस तरीके से हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है उन पैथोजेंस से लड़ने के लिए जब वो हम पर अटैक करेंगे यानी जब वो हमें बीमार करने की कोशिश करेंगे। एंड योर चाइल्ड इज़ इम्यूनाइज्ड फ्रॉम इलनेस, और अगर हमें वैक्सीन लगी होगी तो हमारी बॉडी उस बीमारी से इम्यून हो जाएगी यानी हमें वो बीमारी नहीं होगी। जब एक चिल्ड्रन छोटा होता है तो कम एज में उसे कई टीके लगते हैं यानी वैक्सीन्स लगती हैं। ये कौन कौन से वैक्सीन्स हैं? BCG, हेपेटाइटिस B, पोलियो वायरस, DTP, हिब, PCV, RV, टाइफॉइड, MMR, वेरिसीलिया, हेपेटाइटिस A, Tdap और HPV। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि कौन सी वैक्सीन किस एज में बच्चों को लगनी चाहिए, डोज 1 कब लगना चाहिए, उस वैक्सीन का डोज 2 कब लगना चाहिए, डोज 3 कब लगना चाहिए, डोज 4 कब लगना चाहिए और डोज 4 के बाद 5 कब लगना चाहिए, ठीक है।
इनमें से ज़्यादातर वैक्सीन्स एक डोज में ही अपना काम कर देते हैं, कुछ के लिए हमें डोज 5 तक जाना पड़ता है, जैसे DTP के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर।